नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अदृश्य कड़ी यानी एक ऐसी इनविजिबल थ्रेड की बात करने वाले हैं जिसके बारे में आमतौर पर बात नहीं होती। सोचिए, एक छोटे बच्चे की नई चीजें सीखने की जो पैदाइशी चाह होती है, उसकी इनेटली बॉर्न क्यूरियोसिटी, उसका डायरेक्ट कनेक्शन मिलिट्री हेजेमोनी और हमारी मॉडर्न सोसाइटी को चलाने वाली एवरीडे टेक्नोलॉजी से कैसे हो सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो देखने में तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में लगती है, पर इसका असर हमारी पूरी सभ्यता पर बहुत गहरा होता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी का महत्व, फिर बात करेंगे द अनस्पोकन अलायंस की, उसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले कॉस्मिक स्पिन ऑफ्स को देखेंगे, फिर टाइम और स्पेस को नेविगेट करने की जर्नी पर चलेंगे और आखिर में 3 तरह के सच यानी 3 काइंड्स ऑफ ट्रूथ्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द वैल्यू ऑफ क्यूरियोसिटी। अक्सर हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पढ़ाई को एक बोझ या बोरिंग टास्क बना देता है ना? जाने अनजाने में ये सिस्टम उस नेचुरल आग को दबा देता है जो नई चीजें खोजने के लिए होती है। एक तरफ देखिए बच्चों को, ये नेचुरली पैदाइशी साइंटिस्ट होते हैं। हर चीज को तोड़ मरोड़ कर देखना, एक्सपेरिमेंट करना, चाहे वो किचन के काउंटर पर रखा अंडा हो या मिट्टी में चलता कोई कीड़ा। और दूसरी तरफ अडल्ट लाइफ को देखिए। स्कूल या कॉलेज का आखिरी दिन आते ही हवा में पेपर्स उछाले जाते हैं, ये सोचकर कि चलो सीखना आखिरकार खत्म हुआ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक अच्छी एजुकेशन को हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाना चाहिए, जिन्हें अनजान मुश्किलों को सॉल्व करने में मजा आए। इस पूरी बात को एक आदि मानव या केवमैन की एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई कह रहा है कि हम बाहर निकलकर नए पहाड़ और वादियां एक्सप्लोर करने का रिस्क नहीं ले सकते। बाहर निकलने से पहले हमें अपनी गुफा की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। जरा सोचिए, ये कितना अजीब और अब्सर्ड साउंड करता है। सिर्फ आसपास की छोटी प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के लिए नए होराइजन्स को पूरी तरह इग्नोर कर देना किसी भी ह्यूमन प्रोग्रेस के बिल्कुल खिलाफ है। इसी के साथ आते हैं दूसरे हिस्से पर, द अनस्पोकन अलायंस। रात में आसमान और तारों को घूरना बड़ा मासूम सा लगता है, पर सच तो ये है कि एस्ट्रोफिजिक्स और एम्पायर बिल्डिंग का क्रोनोलॉजिकली बड़ा गहरा ओवरलैप रहा है। हिस्ट्री पर नजर डालिए। 1504 में कोलंबस ने एक लूनर इक्लिप्स यानी चंद्रग्रहण की नॉलेज का इस्तेमाल करके वहां के नेटिव लोगों पर अपना दबदबा बनाया था। 1609 में गैलीलियो ने आसमान देखने से पहले अपने टेलीस्कोप्स नेवल डिफेंस के लिए बेचे थे, और 1990 में लॉन्च हुआ हबल टेलीस्कोप ये सीधे तौर पर मिलिट्री स्पाई टेक्नोलॉजी की क्लासिफाइड डेवलपमेंट्स का नतीजा था। यानी आसमान को स्टडी करना हमेशा से मिलिट्री और कल्चरल हेजेमनी का एक बहुत बड़ा और डायरेक्ट टूल रहा है। और इस बात का सबसे शानदार उदाहरण लॉस एलमोस नेशनल लैब्स की कहानी से मिलता है। एक तरफ वहां एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स एक्सपैंडिंग सुपरनोवे की ह्यूज एनर्जी यील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, और ठीक उनके बगल के क्लासिफाइड रूम में मिलिट्री पर्सनल हाइड्रोजन बॉम्ब्स की एक्सप्लोजिव यील्ड निकाल रहे थे। असल में ये दोनों ग्रुप्स लिटरली एक ही सुपर कंप्यूटर शेयर कर रहे थे, यहां तक कि वो आपस में इक्वेशंस और नोट्स भी कंपेयर करते थे। जो लोग और उनकी फील्ड्स देखने में बिल्कुल अलग लगती हैं, उनका साइंटिफिक अलायंस कितना डीप और स्ट्रांग था, ये इसका एक जीता जागता प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एवरीडे कॉस्मिक स्पिन ऑफ्स। जब भी एब्स्ट्रैक्ट साइंस या स्पेस एक्सप्लोरेशन में पैसे लगाने की बात आती है, तो एक बहुत ही कॉमन प्रैग्मेटिक कंप्लेंट सुनने मिलती है। लोग कहते हैं कि धरती की इतनी प्रॉब्लम्स छोड़कर स्पेस में पैसा क्यों उड़ाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ एक डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, आखिर फेडरल बजट का कितना हिस्सा एक्चुअली एरोस्पेस और नासा को जाता है? तो इसका सबसे अहम और सरप्राइजिंग जवाब है सिर्फ 0.4%, यानी 1% का आधा भी नहीं। $1 में से आधी सेंट भी इसमें नहीं जाती। ये फैक्ट उन सारी प्री कंसेप्शंस और गलत फहमियों को पूरी तरह से तोड़ देता है। सोचने वाली बात यह है कि इस लगभग ना के बराबर बजट ने दुनिया के लगभग सभी आधुनिक एरोस्पेस इनोवेशंस को जन्म दिया है। इसका एक और जोरदार उदाहरण है क्वांटम फिजिक्स। 1920 के दशक में जब इस एब्स्ट्रैक्ट साइंस की ब्रांच की खोज हुई, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता था, तब आलोचकों का मानना था कि ये टैक्स के पैसों की पूरी तरह बर्बादी है। उन्हें लगता था कि इन दिखाई ना देने वाले एटम्स को स्टडी करने का कोई प्रैक्टिकली यूजफुल एप्लीकेशन तो है ही नहीं। लेकिन आज उस एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च का नतीजा देखिए। क्वांटम कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन ने हमारी दुनिया ही बदल दी।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर मॉडर्न कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, स्मार्टफोन्स का जीपीएस, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक और ग्लोबल शिपिंग लॉजिस्टिक्स, ये सारी मॉडर्न सुविधाएं क्वांटम एक्सप्लॉयटेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। जो साइंस कल तक सिर्फ क्यूरियोसिटी और थियरी पर आधारित लगती थी, वो आज अकेली पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के 1/3 हिस्से को चलाती है ना हैरानी की बात। चलिए अब इस फैसिनेटिंग स्पिन ऑफ कैस्केड को कुछ सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, फिजिसिस्ट डीप स्पेस में इनविजिबल गैस क्लाउड्स की वाइब्रेशन स्टडी कर रहे थे। दूसरा स्टेप, वहां से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस नाम के एक नए फिजिक्स फिनोमेना की डिस्कवरी होती है। और तीसरा स्टेप, एक बहुत ही चतुर टेक्नोलॉजिस्ट उस डिस्कवरी को इंसानी शरीर पर अप्लाई करता है और मेडिकल एमआरआई मशीन का आविष्कार कर डालता है। स्पेस के बादलों को ट्रैक करने की उस प्योर क्यूरियोसिटी ने हमें एक ऐसी मशीन दे दी जो किसी भी मरीज को बिना काटे उसकी अंदरूनी बीमारी डायग्नोज कर सकती है। और इन कॉस्मिक स्पिन-ऑफ्स की लिस्ट को आखिर में खत्म करते हैं उन रोजमर्रा की चीजों से जिन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उनका स्पेस से कोई वास्ता होगा। जैसे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होने वाले इन कॉर्डलेस हाई टॉर्क पावर टूल्स को ही ले लीजिए। इनका कॉस्मिक ओरिजिन क्या हो सकता है? दरअसल नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के वैक्यूम में रिपेयर्स के लिए पावर टूल्स की जरूरत थी, और क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में दीवार वाले 120 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स तो होते नहीं, इसलिए इन कॉर्डलेस ड्रिल्स को एक्सक्लूसिवली उनके लिए इन्वेंट किया गया था। और आज ये हम सबके घरों का और रोजी रोटी का एक आम हिस्सा है। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, नेविगेटिंग टाइम एंड स्पेस। आसमान और सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करके ही इंसानियत आखिरकार इस अर्थ को मैप, ट्रैक और नेविगेट कर पाई। इंसान के टाइम को अर्थ के एक्चुअल सोलर ऑर्बिट से अलाइन करना किसी लंबी तपस्या से कम नहीं था। एक वक्त पर जूलियन कैलेंडर अपनी कैलकुलेशन में लगभग 10 दिन आउट ऑफ सिंक हो गया था। फिर जाकर कैथोलिक चर्च और एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको डीपली स्टडी किया और हर 4 साल में लीप ईयर्स इंट्रोड्यूस किए। लेकिन परफेक्शन तब आई जब हर 100 साल और 400 साल के मार्क पर एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स बनाए गए, और तब जाकर आज का परफेक्ट ग्रेगोरियन कैलेंडर अस्तित्व में आया, जिसने दुनिया भर में एक स्टेबल सोसाइटी की मजबूत नींव रखी। अब स्पेस से वापस आकर अपनी धरती के फिजिकल स्केल को समझते हैं। एक तरफ अर्थ की एक्सट्रीम गहराई है, लगभग 6 माइल्स नीचे मैरियाना ट्रेंच, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम ऊंचाई 5 माइल्स ऊपर हिमालय के पहाड़। टोटल फासला हुआ लगभग 11 माइल्स। लेकिन अब इस एक्सट्रीम फासले को अर्थ के मैसिव 8000 माइल्स के टोटल डायमीटर के स्केल पर रखकर विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। इस रियलाइजेशन को पूरी तरह समझने के लिए एक बहुत ही माइंड बेंडिंग पर्सपेक्टिव पर ध्यान दीजिए। अगर अर्थ को श्रिंक करके बिलियर्ड्स में यूज होने वाली एक क्यू बॉल के साइज का कर दिया जाए, तो ये प्लैनेट दुनिया की किसी भी मशीन से बनी सबसे चिकनी क्यू बॉल से भी ज्यादा स्मूथ होगी। इतने मैसिव पहाड़ और गहरे ओशन ट्रेंचेस होने के बावजूद इतने बड़े प्लैनेट की सरफेस वेरिएशंस उसके आकार के हिसाब से माइक्रोस्कोपिकली छोटी हैं। और अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे फिलॉसफिकल हिस्से पर चलते हैं, 3 काइंड्स ऑफ ट्रूथ। एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन में सुरक्षित आगे बढ़ने के लिए हमें सच्चाई यानी रियलिटी को ठीक से समझना होगा। सच को हम 3 अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ये वो सच है जिसे साइंस ने लगातार एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया हो, जो हमेशा सच रहेगा, चाहे कोई उस पर विश्वास करे या ना करे। दूसरा है पर्सनल ट्रूथ। ये डीपली हेल्ड स्पिरिचुअल या पर्सनल बिलीफ्स होते हैं। ये आंतरिक रूप से सच होते हैं, पर इन्हें दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता। और तीसरा है पॉलिटिकल ट्रूथ। ये ऐसे नैरेटिव्स होते हैं जिन्हें बार बार रिपीट करके पॉलिटिकल मोमेंटम के जरिए सोसाइटी में सच मनवा लिया जाता है। अब इस पॉइंट पर आकर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि रियलिटी को इवैल्यूएट कैसे किया जाए। इसका सबसे बेहतर तरीका है स्केप्टिसिज्म को अपनाना, साइंटिफिक मेथड के जरिए तथ्यों को वेरीफाई करना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को क्रॉस रेफरेंस करना और हमेशा नए सवाल पूछते रहना। एक सोसाइटी या गवर्नमेंट तभी फंक्शन कर सकती है और आगे बढ़ सकती है जब वो पर्सनल या पॉलिटिकल बिलीव्स थोपने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स पर निर्भर रहे। इस पूरे सफर के बाद एक आखिरी और बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या इंसानियत हमेशा अपनी गुफा के अंदर सेफली बैठकर सिर्फ आसपास की छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चुनेगी, या फिर वो उस आदिमानव वाली माइंडसेट से आगे बढ़कर अपनी इनेटली बॉर्न क्यूरियोसिटी को गले लगाएगी और नए ट्रूथ्स की खोज में बाहर निकलकर उस अजीम होराइजन को एक्सप्लोर करती रहेगी? जवाब चाहे जो भी हो, नए सवाल पूछते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।